किसी ने कब से 2 जोरदार ठोकरें रुस्तम की पुश्त पर मारी, मगर लगा ये ठोकरें रुस्तम को नहीं किसी और को मारी गई हैं। वो बदसूर शानी की आंखों में देखता रहा। उसके सियाह ऊँटों में हरकत पैदा हुई और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर आवाज़ शानी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आवाज़ शानी तक पहुंचाने की जिद्दोजहद में उसके गले की रगें फूल गई। रुस्तम की गर्दन पर 2-3 गहरे जख्म थे। यूं लगता था कि इन जख्मों ने उसके बोलने की सलाहियत मुतासर की है। शानी उसकी तरफ कुछ और झुक गई। कुछ नौजवान लड़के कहीं से एक गधा घेर कर ले आए। शोर बुलंद हो रहा था, गधे पर बिठाओ, मुंह काला करो। जोशो खरोश बढ़ता जा रहा था। चौधरी के कारिंदों को यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। गधे की पुश्त पर चोबी पालान बंधा हुआ था, उसे खोला जाने लगा। कुछ लड़के गधे के गले में डालने के लिए रस्सी तलाश करने लगे। दूसरी तरफ 4 आंखें एक दूजे को देख रही थी। रुस्तम ने एक बार फिर अपने सीने की पूरी कुव्वत सर्फ करते हुए अपनी आवाज़ शानी के कानों तक पहुंचानी चाहिए। उसके ऊँटों से बस बैठी हुई एक बदम सरगोशी निकल पाई। बीबी, आप क्यों आई? वो सिसकी, तुम बड़े जालिम हो रुस्तम, तुम मारते हो और रोने भी नहीं देते। वो फिर बेहद कुव्वत सर्फ करके बहुत बदम आवाज में बोला। इस मरतबा उसने कुल 5 अल्फाज कहे। 5 अल्फाज का एक अनोखा और बज़ाहिर बेमानी जुमला। उसने कहा, बीबी आप मेरे साथ चलें। वो शिद्दत से रोने लगी। वो बेइख्तियार थी, वो उससे बढ़कर बेइख्तियार था और वो यूं जाने की बात कर रहा था जैसे अभी तक एनेक्सी के कमरे में रात के सन्नाटे में बैठा हो, वक्त की सारी रात से उसके हाथ में हो। शानी ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा और सरतापा कांप गई, पूरी जान से लरज गई। जख्म जख्म रुस्तम की अश्क बार आंखें शायद वही बात कह रही थी जो उसने कुछ अर्सा पहले एनेक्सी के कमरे में कही थी। उसने कहा था, बीबी चौधरियों की ये 2 टांगों वाले कुत्ते गिनती में 2 गुना या 3 गुना भी हो तो मैं इन्हें चीर कर निकल जाऊंगा। ये दरवाजे, ये दीवारें और ये बंदूकड़ियां हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। अब बस एक बार चलने की खामी भरें, फिर देखें मैं इन किराए के टटुओं को किस तरह उधेड़ कर निकलता हूँ। शानी ने देखा कि रुस्तम के बातें और गले की रगें फूलती जा रही थी। उसकी आज़ा में सख्ती पैदा हो रही थी। एक अजीब हेजानी कैफियत बतदरीज उसे अपने हिसार में लेती जा रही थी। उसके जख्मी ऊँटों ने एक बार फिर जख्मी सरगोशी की। बीबी जी आओ, यहाँ से चले जाएं। वो रोते हुए बोली, कैसे जाओगे रुस्तम, कैसे जाओगे? ये तो तुम्हें 2 कदम नहीं चलने देंगे, अभी इसी जगह मार देंगे। नहीं बीबी। उसे बड़े कर्ब से नफी में सर हिलाया। खून उसकी बांचों से बह रहा था और उसके दाएं कान से टपक रहा था और पता नहीं कहां से रिस रहा था। नहीं रुस्तम, ये फिल्म नहीं है, ये जिंदगी है। ये बड़ी जालिम है, ये मार देगी। अभी 2 मिनट में हम दोनों को खत्म कर देगी। उसकी आंखों में जुनून था, लेकिन इस जुनून में अजीब सा ठहराव था, जैसे मुहीब समंदर ऊपर से पुरसकून होते हैं। उसने अजीब ड्रामाई लहजे में नहायत मदम सरगोशी की। बीबी बस एक बार मेरा हाथ पकड़ लें, बस एक बार, फिर मैं रुकूंगा नहीं। उसने अपना खून आलूद कमजोर हाथ शानी की तरफ सिरका दिया। हवाओं में उसके फिक्रे की गूंज थी, फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मैं रुकूंगा नहीं। शानी शशतर थी, वो जानती थी क्या होने वाला है। अगले चंद सेकंड में इन दोनों के टुकड़े हो सकते हैं। रुस्तम अपनी पूरी कुव्वत से तड़पता फड़कता तो भी 2-4 बंदों को घायल कर सकता था। उसके बाद वही होना था जो हकीकत में होता है और जो अफसानों में नहीं होता। वो अकल की आंख से देख रही थी और ठीक देख रही थी, लेकिन कोई दूसरा इश्क की आंख से देख रहा था और शायद वो अपने तौर पर ठीक देख रहा था। चंद सेकंड सदियों पर भारी थे। ये क़यामत की कशमुकश थी। अकल के पांव ठोस जमीन पर थे और मजबूती से जमे हुए थे, मगर इश्क की बला खेती पहाड़ी दरियाओं का मिजाज रखती है। यह पांव टिकने नहीं देती। यह दलील और मंतिक की धज्जियां उड़ा देती है। आग में कूदती है, कच्चे गड्ढे पर तैर जाती है। शानी के जिस्मो जां में एक अजीब बेनाम लहर उठी। इस लहर ने इसे गिरदो पेश से यकसर बेगाना कर दिया। इसने रोते रोते अपना हाथ होले से बढ़ाया और रुस्तम के जख्मी हाथ में दे दिया। कायनात की गर्दश जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गई थी और साथ ही शानी का दिल भी। वो चंद सेकंड तक ज़मानो मकान की कय्यू से आज़ाद थी। फिर शानी ने रुस्तम का हाथ उठाया और बेसाख्ता अपने होंठों से लगाकर चूम लिया। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिरे और रुस्तम के हाथ पर फिसल गए। इस हाथ पर जख्म थे, चोटें थी और सिगरेट से दागे जाने के निशानात थे। शानी ने साथ और कलाई को कई जगह से चूमा और उसे अपने घुटने पर रखकर उस पर अपना रुखसार रख दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके बाद जो कुछ होने वाला था उसे देखना नहीं चाहती थी, देखने की ताकत भी नहीं रखती थी। वो बस मर जाना चाहती थी बड़ी जल्दी के साथ। उसने अपनी आंखों में मुन्ने की तस्वीर सजा ली और जान लेवा ज़रबे सहने के लिए तैयार हो गई। चंद सेकंड बाद उसने महसूस किया कि रुस्तम का हाथ एक झटके के साथ उसके हाथ से जुदा हो गया है। शायद रुस्तम ने खुद ऐसा किया था या किसी ने उसे खींच लिया था। उसके बाद जो आवाज़ें शानी के कानों तक पहुंची, उनसे पता चला कि रुस्तम एक वैसी चिंगाड़ के साथ किसी से टकराया है। चंद चीखें बुलंद हुई, चंद ललकारे गूंजे। शानी को अपने इर्द गिर्द घुमसान कारण पड़ता महसूस हुआ। इसने आंखें ना खोलने की कसम खा रखी थी, लेकिन वो इस कसम को निभा ना सकी। इसने देखा कि गैस के डोलों और बिलियों और बांसों से लगी हुई ट्यूब लाइटों की रोशनी में रुस्तम किसी खून आलूद इफरीत की तरह दिखाई दे रहा था। उसने अपने करीब मौजूद किसी चौधरी के हाथ से छोटे दस्ते की कुल्हाड़ी छीन ली थी
और अब दीवानावार उसे चला रहा था। जो सामने आ रहा था जख्म खा रहा था और गिर रहा था। शानी रुस्तम के गिर्द लोगों का हल्का जो कुछ देर पहले बहुत तंग हो गया था अब वसीतर होता जा रहा था। एक होलनाक हिरास था जो इस मुख्तसर सी जगह पर फैल गया था। यूं नजर आता था कि तमाशे की खातिर हुजूम में लाया जाने वाला कोई खूनी जानवर अचानक आजाद हो गया हो। फिर रुस्तम ने अचानक तड़प कर एक गिरी हुई राइफल उठाई और इस राइफल को सीधा करना चाह रहा था, मगर उसके लिए मोहलत दरकार थी। इसके सैकड़ों दुश्मन इसे इतनी मोहलत देने को हरगिज़ तैयार नहीं थे। शदीद हिरास के चंद सेकंड गुजर गए थे। कादर ने जैसे हवा में जस लगाते नीम जान रुस्तम को अकब से दबोच लिया और घुमाकर जमीन पर दे मारा। रुस्तम शानी के करीब गिरा। इसने शानी का हाथ थामा। अंदाज ऐसा था जैसे वो शानी को लेकर यहाँ से निकल जाना चाहता है। ये आंखें बंद करके जनाब में कूद जाने वाली दीवानगी थी और दीवानगी ऐसी होती है। अभी रुस्तम पूरी तरह उठा भी नहीं था कि दर्जनों अफराद उससे चिमट गए। राइफल पके फल की तरह उसके हाथ की शाख से जुदा कर ली गई। उसे मारा घसीटा जाने लगा, मगर उसका हाथ बदसूर शानी की कलाई पर था। कई अफराद शानी का हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगे, मगर ये इंसान की गिरफ्त नहीं थी, ये जज्बे की गिरफ्त थी। और ये जज्बा भी वो जो अपनी मिसाल आप है। वो शानी का हाथ नहीं छुड़ा सके। वो रुस्तम के हाथ पर एक टूटी हुई लाठी की जरबे लगाने लगे। उसके बाजू को नोचने खसोटने लगे और गिरफ्त कमजोर करने के लिए उसे दांतों से काटने लगे। लेकिन वो कमजोर हाथ शानी की कलाई पर जमा रहा। हाँ जी, दारे मत जब अपनी महबूबा का हाथ थामता है तो फिर ये गिरफ्त मुस्तकिल होती है। लाउड स्पीकर पर आवाज पुकार रही थी, ढूंगे पानियां बीच दीवे पै ने बलते, वो कदरां दे लिखे टल नहीं हो सकते। शानी की आंखें बंद थी। वो अपने इर्द गिर्द क्यामत का शोर सुन रही थी। रुस्तम को यूं मारा जा रहा था जैसे वो गोश्त पोस्ट का इंसान नहीं, रबड़ का पुतला है। उसके बावजूद वो अपनी कमजोर मुजाहमत जारी रखे हुए था, जैसे मुजाहमत ना कर रहा हो, इत्माम हुज्जत कर रहा हो। उनके इर्द गिर्द जो शोर था उनकी नोयत अब बदल गई थी। ललकारों का आहंग और हो गया। हमले भी नए थे। उन हमलों में अब पुलिस का जिक्र नहीं था, फौरी सजाए मौत का जिक्र था। एक मोटी बद्दी आवाज गूंजी, मार दो इन जानियों को, इसी जगह टोटे कर दो। एक दूसरी आवाज ने तायद की, हाँ मार दो, पार कर दो दोनों को। फतह की सनसनीखेजी यकलख्त ही कई गुना बढ़ गई। शानी की आंखें बंद थी, मगर वो इन बंद आंखों से दारपुर चौधरियों के वैश्य से बिगड़े हुए चेहरे और उनकी शोलाबार आंखें देख रही थी। मुश्ताइल माहौल ने चौधरियों को यह मौका फराहम कर दिया था। वो इसी जगह इसी वक्त अपने कलेजे ठंडे कर लें और उसे और रुस्तम को मार मार कर लाशें गलियों में घसीट कर अपने खूनी इंतकाम को पाए तकमील तक पहुंचा दे। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी राह में आ सके। यकीनन इस बिखरे हुए हुजूम में कुछ लोग मुख्तलिफ सोच भी रखते होंगे। दो चार ऐसे भी होंगे जो रुस्तम और शानी पर रहम खा रहे होंगे। शायद उन सब में बाबर भी हो, म्याना का छोटा मालिक भी हो, लेकिन इंतकाम के इस चीखते चिंगाड़ते तूफान में उनकी आवाज़ें कुछ मानी नहीं रखती थी। शायद इसलिए वो भी खामोश हो गए थे। लेकिन जुल्म तो जुल्म होता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून तो खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। जब फिरौन खुदाई का दावा करता है तो एक मूसा जरूर उसके दावे को बावाज़े बुलंद रद्द करता है। यह हमेशा से होता आया है और होता रहेगा। यही खुदा का निज़ाम है, यही फितरत का तकादा है। दारपुर के चौधरी जब शानी का हाथ किसी सूरत रुस्तम के हाथ से नहीं छुड़ा सके तो एक ललकारती हुई आवाज बुलंद हुई, रुक जा चौधरी कादरे, रुक जा, पीछे पलट जा। समाज शिकन शोरो गुल चंद लख्ते के लिए थमा। आवाज ने पहले से ज्यादा जोश और खरोश के साथ कहा, कानून को अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है, ये नहीं होने देंगे। हाँ, ये नहीं होने देंगे। कई आवाजों ने पहली आवाज का साथ दिया। ये कौन लोग थे, ये क्या कह रहे थे? शानी ने डूबते ज़हन के साथ सोचा। शायद ये वही लोग थे जिनको कुदरत जाबरों के सामने कलमाए हक कहने के लिए खड़ा कर दिया। कुदरत उन्हें वसीला बनाती और अपने होने का इजहार करती है। पहली आवाज ने एक बार फिर ललकार कर कहा, कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। चौधरी इस बंदे को छोड़ दो, तुम कानून के मामे मत बनो, मारे जाओगे। एक चौधरी गरजा, ज्यादा जोर से चिल्लाओगे तो झूठ सच नहीं हो जाएगा चौधरी। पहली आवाज गरजी, हमारी पर्देदार औरतों के साथ तुम्हारे पुत्र मुंह काला करेंगे तो ये हमारी औरतों की किस्मत। अगर तुम्हारी औरत के साथ एक डाकू ने रिश्ता जोड़ा है तो वो मौत का हकदार है। वाह वाह, क्या बात है, कितना खरा इंसाफ है। तुझे तो वड्डी कचहरी का जज होना चाहिए था चौधरी शामे। आवाज में बेपनाह जहर था। ये जहर भरी आवाज किसकी थी? फिर शानी ने पहचान लिया। ये जहर भरी आवाज जवान साल सूफिया की मौत के बाद ताऊ हशाम की हवेली में गूंजी थी। बाद में नौकरानी अमीदा ने शानी को बताया था कि ये सूफिया के चाचे की आवाज है। हाँ, ये वही आवाज थी। आज उसमें पहले की निस्बत 100 गुना ज्यादा जहर था। और आज ये आवाज अकेली भी नहीं थी, बीसियों दीगर आवाजें उसके साथ शामिल थी। एक बुलंद लहर थी जो लहरों के दरमियान से उठी थी और जोर पकड़ती जा रही थी। हाँ, सफिया मर जाती है, लेकिन मारने वालों के हाथ पर उसका खून चमकता रहता है। और यह खून सिर्फ कातलों के हाथ पर ही नहीं जमता, पूरे माशरे के हाथों पर जमता है। ये अपनी जगह मौजूद रहता है और इंसाफ तलब करता रहता है। देखते देखते शानी के इर्द गिर्द शोरो गुल के सारे जाविये और आहंग बदल गए। इसे यूं लगा जैसे दो मुतारब ग्रोह पूरी शिद्दत के साथ एक दूसरे से टकरा गए हैं।
चारों तरफ जल्जले की कैफियत महसूस करके शानी ने फिर आंखें खोल दी। खुदा की पनाह, नाकाबिले यकीन मंदिर था। लाठियां चल रही थी, सर फट रहे थे, खिलाड़ियों के फल बड़ी बेरहमी के साथ जिस्मों से टकरा रहे थे। शानी ने अपने ऐन सामने एक शख्स के चेहरे पर कुल्हाड़ी का ब्लेड लगते देखा। उसकी सांवली पेशानी से खून का फवारा छूटा और वो डकराता हुआ 2 ट्यूब लाइटों पर गिरकर उन्हें चिकना चूर कर गया। 3 अफराद एक शख्स को लाठियों से दीवानावार पीट रहे थे और वो मिठाई के बड़े बड़े थालों पर लूटपोट हो रहा था। शानी ने अपने पाँव की तरफ देखा। एक चौधरी की अंतड़ियां पेट से बाहर थी और वो लड़ने वालों के कदमों तले बट्टी की तरह रूंधा जा रहा था। शानी का हाथ अभी तक रुस्तम के खून आलूद हाथ में था। यूं लगता था कि यह हाथ शानी के जिस्म का हिस्सा बन चुका है। शानी को रुस्तम के दाएं हाथ में एक कुमानीदार चाकू दिखाई दिया। चौधरी कादरे की तरफ से किया जाने वाला कुल्हाड़ी का एक तूफानी वार रुस्तम ने झुककर बचाया और चाकू दस्ते तक उसके पेट में घुसेड़ दिया। कादरा चिल्लाकर दौड़ा हुआ और फिर औंधे मुंह गिर गया। तमाशे के लिए लाया जाने वाला गधा कादरे को तकरीबन लिताड़ता हुआ किसी जानिब निकल गया। 2 कुल्हाड़ी बरदार ये मंदिर देखकर बड़ी वहशत से रुस्तम पर चपटे, लेकिन उससे पहले कि वो पहुंचते कम्बवा बरादरी के 2 लठबाजों ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान में रुस्तम ने एक और शख्स को बड़ी वहशत से जख्मी कर दिया और शानी को अपने साथ खींचता हुआ मजार की तरफ बढ़ा। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस तरफ क्यों जा रहा है, लेकिन वो उसके साथ आगे बढ़ती जा रही थी। फिर हकीकत उस पर वादे हुई। एक स्टार्ट जीप पर कम्बवा बरादरी के 3 अफराद खड़े थे और रुस्तम को पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुला रहे थे। ये खुली जीप थी। चंद ही सेकंड में रुस्तम और शानी दोनों जीप पर थे। तड़तड़ की खौफनाक आवाज से फायरिंग हुई। जीप में मौजूद एक कम्बवा पट से जीप के फर्श पर गिरा। उसके साथ ही रुस्तम भी दौरा हो गया। शानी के दिमाग में फौरन आया कि रुस्तम को गोली लग गई है। ताम चलने में बाद रुस्तम सीधा हुआ तो यह भयानक ख्याल गलत साबित हुआ। रुस्तम के हाथ में मदरूब कम्बवा के हाथ से गिरने वाला मौजर था। उसने मौजर सीधा किया और पलटकर कई फायर किए। शानी एक बार फिर आंखें बंद करने पर मजबूर हो गई। उसने जीप की तरफ बढ़ने वाले 2-3 कुल्हाड़ी बरदारों को जख्मी होकर गिरते देखा था। जीप एक तूफानी झटके से आगे बढ़ी। शानी और रुस्तम दोनों फर्श पर गिर गए। उनके हक में अच्छा ही हुआ था, वो वहीं गिरे रहे। जीप ने कई शामियानों के बांस उखाड़े और तोड़े और कुर्बो जवार को तारीकी में डुबोती हुई मजार की मुखालिफ समत में बढ़ी। बाजार के इर्द गिर्द समात शिकन शोर था और फायरिंग की पुरहोल आवाजें थी। शानी ने देखा मौजर रुस्तम के दोनों हाथों में बड़ी मजबूती से थमा हुआ है और लंबे बालों के अंदर से उसकी आंखें यूं चमक रही हैं जैसे झाड़ियों में कोई खौफनाक दरिंदा गात लगाए बैठा हो वक़्त में देख रहा था। शानी और रुस्तम एक झोंपड़ा नुमा मकान में मौजूद थे। इसमें 3 कमरे थे, एक बरामदा और एक खुला साज सेहन था। यह बस एक बड़े डेक नाले के किनारे किनारे दूर तक फैली हुई थी। शानी और रुस्तम को यहाँ लाने वाले अफराद ने अपनी खटारा जीप काफी दूर दरख्तों के दरमियान छोड़ी और पैदल यहाँ तक पहुंचे थे। उन 3 अफराद में से एक की टांग में गोली लगी थी और उसे उठाकर बस्ती तक लाया गया था। बाकी 2 अफराद में से एक नायत घुटे हुए जिस्म और गुंगरियाले बालों वाला 30-32 साला शख्स था। उसके दोनों कानों में सोने की छोटी छोटी बालियां थी। उसने धोती कुर्ता पहन रखा था। उसकी शख्सियत रोबदार और मुतासिर कुन थी। उसका साथी 27-28 साल का छरेरे बदन वाला शख्स था। उसका रंग अपने साथी की निस्बत साफ था और नाक का बांसा भी काफी ऊंचा था। शानी को पता चला कि यही सफिया का चाचा आरफ कम्बवा है। उसके चेहरे पर वही तमतमाट और चमक थी जो इनकलाबी सोच रखने वाले नौजवानों का खासा होती है। बज़ाहिर यही लगता था कि सोने की बालियों वाला सांवला शख्स और आरिफ कम्बवा दोस्त हैं और फिलवक्त शानी और रुस्तम सांवले शख्स की बस्ती में मेहमानों की हैसियत से मौजूद हैं। बेले के खूनरेज हंगामे से इस बस्ती तक पहुंचने का सफर करीबन 1 घंटे में तय हुआ। ये सारा कच्चे का सफर था। इस झोंपड़ा नुमा मकान में भी शानी और रुस्तम को करीबन 1 घंटा हो चला था। शानी के अंदाजे के मुताबिक ये रात 9 बजे का वक्त था। रात तारीक और नीम सर थी। कमरे में एक लालटेन रोशन थी। कच्चे फर्श पर खजूर की एक बड़ी चटाई बिछाई गई थी। 2 ददबान की चारपाइयां दीवार के साथ खड़ी थी। एक पर छती पर एल्युमिनियम के बर्तन और घटिया चीनी की प्लेटें तरतीब से रखी हुई थी। खिड़की के पास बहुत से छाछ, चंगेर और टोकरे धरे थे, जिससे अंदाजा होता था कि इस घर के रहने वाले सरकंडों से ऐसी अशिया बनाने का काम करते हैं। आरिफ कम्बवा और उसका मुसल्ला साथी शानी और रुस्तम को तसल्ली देने और कुछ जरूरी अशिया फराम करने के बाद कमरे से बाहर जा चुके थे। बाहर जाते उन्होंने रखवाली के कुत्ते छोड़ दिए थे और बस्ती के पहरेदारों को चौकस कर दिया था। अब शानी और रुस्तम इस नीम रोशन कमरे में तनहा थे। रुस्तम चटाई पर बैठा था। उसने दीवार से टेक लगा रखी थी। दोनों घुटने ऊपर उठे हुए थे और पेशानी घुटनों पर टिकी हुई थी। शानी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस लंबे खून आलूद बाल ही नजर आते थे। रुस्तम ने जीप से जो माउजर उठाया था वो अब उसके पहलू में धरा था। शानी बहुत देर तक अपने अंदर हौसला जमा करती रही। फिर उसने होले से पूछा, रुस्तम? जी बीबी जी। उसने घुटनों में सर झुकाए झुकाए बेहद बर्राई और बैठी हुई आवाज में कहा, मैंने बहुत दुख दिया है तुम्हें। उसने नफी में सर को झुंबश दी। मैं खुद को इस काबिल भी नहीं समझती कि तुमसे माफी मांग सकूं। उसने फिर नफी में सर हिलाया। खुदा के लिए बीबी। उसके ऊँटों से गुटी गुटी आवाज निकली। रुस्तम में खून खराबे को रोकना चाहती थी। मुझे डर था रुस्तम के चौधरी बशीर के साथ तुम्हारी लड़ाई हो जाएगी।
तुम चौधरी को मार दोगे, फिर कोठी के लोग तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर मुझे मुन्ने का डर भी था। अगर एनेक्सी में गोलियां चलती तो वो मासूम भी लपेट में आ जाता। वो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने तुम्हारे पिस्तौल से गोलियां, वो कोशिश के बावजूद बात मुकम्मल ना कर सकी। उसकी आंखें भर आईं। चंद सेकंड तक खामोश रहने के बाद उसने फिर सिलसिला कलाम छोड़ा। रुस्तम, मुझसे जो कुछ हुआ वो किसी और के लिए नहीं था, सिर्फ मुन्ने के लिए था। मुन्ने की जिंदगी के लिए था और शायद थोड़ा बहुत भाभों के लिए था। मेरी इस गलती के लिए तुम जो चाहो सजा मुझे दे सकते हो, मैं उफ नहीं करूंगी। और मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रही, मैं दिलो जान से हर कफारे के लिए तैयार हूँ। ये मौजूर तुम्हारे सामने पड़ा है, बेशक मुझे गोली मार दो। खुदा के लिए बीबी, खुदा के लिए। उसने एक बार फिर बेकरारी से दफी में सर हिलाया। चेहरा बदस्तूर घुटनों में छुपा हुआ था। मैं जानती हूँ रुस्तम, तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। तुम्हें बदतरीन ज़हनी जिस्मानी तकलीफें दी गई हैं और ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं गुनाहगार हूँ तुम्हारी। मुझे बताओ रुस्तम, मैं कैसे मदावा कर सकती हूँ, किस तरह तुम्हारे जख्मों पर मरहम रख सकती हूँ। तुम जो कहो रुस्तम, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और मैं जानती हूँ सब कुछ करने के बाद भी मैं कुछ ना कर सकूंगी, कुछ भी नहीं रुस्तम। एक सिसकी रुस्तम के घुटनों के अकब से बुलंद हुई। उसने अपना चेहरा उठाया, खुदा की पनाह। उसके चेहरे पर दुनिया जहां का करब सिमट आया था। आंखें अंगार थी, आंसू आतिशी सियाल की तरह सुर्ख आंखों से उतरकर खून आलूद दाढ़ी में जज़ब हो रहे थे। पेशानी की रग जैसे बेपनाह अज़ियत के ज़ेरे असर तड़प रही थी। उस शानी की तरफ देखा और बड़ी आजिज़ी से अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। ना बीबी, उसके जख्मी होंठ बस इतना ही कह सके। इन दो अल्फाज में अज़ियत, बिन्नस, समाजत, इल्तिजा, फरियाद के सारे रंग सिमट आए थे। शानी ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और उन्हें रुखसारों से लगाकर उन पर अपने आंसू गिराने लगी। इसका सारा जिस्म लर्ज़ां था। अचानक शानी की निगाह चटाई पर पड़ी। खून के 2-3 कतरे टप से खजूर की चटाई पर गिरे, फिर एक और गिरा। यह खून रुस्तम के सर से रिस रहा था। यूं तो उसके जिस्म पर कई जख्म थे, तामसार का कोई जख्म अभी तक खून उगल रहा था। शानी ने उसके लंबे बालों में से खून का माखिज ढूंढना चाहा, मगर नाकाम रही। सारे बाल खून में लुथड़े हुए थे और सर से चिपके हुए थे। आरिफ कम्बुआ जो चीजें इस कमरे में रखवा गया था, उनमें गर्म दूध का जग, मकई की रोटी, गर्म पानी की बाल्टी, ठंडे पानी की बाल्टी, जख्मों पर लगाने के लिए एक देसी मरहम, रुई, पट्टियां वगैरह शामिल थी। जब शानी रुस्तम के सर का खूंचुका जख्म ढूंढने में नाकाम हुई तो उसने गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिलाकर उसे नीम गर्म किया। बाल्टी का बाकी ठंडा पानी उसने एक गड्ढे में उंडेल दिया। ठंडे पानी वाली खाली बाल्टी उसने रुस्तम के सामने रख दी। वो इसका सर धोना चाहती थी। रुस्तम के चेहरे पर शदीद हिचकिचाहट के आसार थे, मगर शानी का मुसम्मम इरादा और दो टोक रवैया देकर उसे अपनी हिचकिचाहट पर काबू पाना पड़ा। शानी ने बड़ी नरमी और एहतियात से रुस्तम का सर धोया। सर के वस्त और रकम में 2 जख्म ज्यादा गहरे थे। एक जख्म को तो स्टिचिंग की जरूरत थी, मगर ये सहूलत यहाँ मैसर नहीं थी। मुकामी तरीका कार के मुताबिक शानी ने एक अंगीठी में से कुछ राख लेकर उन जख्मों से खून का इखराज बंद किया और फिर एक चौड़ी पट्टी ठोड़ी के नीचे से निकाल कर बांध दी। सर के अगबी जख्म के लिए एक पट्टी को सर के गिर्द बल देना पड़ा। इस पट्टी ने भी शानी के एक जख्म को भी टाँप लिया। ये सब करते शानी ने अपनी दूध या कलाई के नील को छुपाए रखा। ये नील किसी नाकाबिले शिकस्त गिरफ्त की निशानी थी। रुस्तम की कमीज दजियों की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। ये दजियां शानी ने रुस्तम के जिस्म से अलहदा की। रुस्तम की कमर देकर आंसुओं के एक आबशार शानी के खल्क में गिरने लगा। इसका दिल चाहा वो फूट फूट कर रोए, मगर ऐसा करके वो माहौल को गंभीर करना नहीं चाहती थी। इसने साफ रुई नीम गर्म पानी में भगोई और बड़ी एहतियात से रुस्तम की कमर को खून आलूद गर से साफ किया। फिर अपनी उंगलियों की पोरों से जख्मों पर राख और मरहम लगाती गई। 1-2 जगहों पर इसे पट्टी भी बांधना पड़ी। जिस्म की अंदरूनी चोटों और फोटों की टूट फूट का इसके पास कोई इलाज नहीं था। जब वो रुस्तम की पिंडलियों और पाँव की चोटों की तरफ आई, वो तड़प कर पीछे हट गया। उसकी आंखों में आतिशी आंसू थे। उसका चेहरा गवाही दे रहा था कि अब ये सब कुछ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वो शानी को अपनी खिदमत गुजारी करते हुए मजीद नहीं देख सकता था। उसने इसरार के साथ रुई और मरहम वगैरह शानी के हाथ से ले लिए। शानी ने उसे दूध पिलाया। वो रोटी के चंद लुक़मे भी देना चाहती थी, ताम उसे अंदाजा हो गया कि रुस्तम के गले की अंदरूनी चोटें ज्यादा संगीन है। दूध जैसी रकीक चीज भी उसे खल्क से उतारना मुश्किल थी। वो मुश्किल चंद अल्फाज बोल सकता था। शानी ने कहीं पढ़ा था कि गले के अंदर एक सूती खाना साउंड बॉक्स होता है। इसे नुकसान पहुंचे तो बंदे की गोयाई मुतासर या सल्ब हो सकती है। रात धीरे धीरे सिरकती रही। शानी अपने आंसू खामोशी से हल्क में गिराती रही और पारा पारा रुस्तम की देखभाल में मसरूफ रही। शानी रुस्तम ने अगले 24 घंटे इसी बंद कमरे में गुजार दिए। शानी इस बस्ती में उसी लिबास के साथ आई थी जो इसे रकासा नैना ने खटोली गांव में फराम किया था। एक नाचने वाली का लिबास था और शानी को अपने जिस्म पर काटता महसूस होता था। वैसे भी मेले की दींगा मुश्ती में ये कपड़े खस्ता हाल हो चुके थे। एक मुकामी औरत ने शानी को एक शलवार कमीज दी। वो काफी खुली थी, ताम शानी को तन ढांपने से गर्ज थी। रुस्तम के फटे पुराने लिबास की जगह भी उसे एक धोती कुर्ता फराहम कर दिया गया। इन 24 घंटों में 3-4 बार आरिफ कम्बुआ और उसका साथी कमरे में आए। एक बार उनके साथ एक कबूल सूरत औरत भी थी। आरिफ कम्बुआ के साथी का नाम दराज था। वो जात का मोहतम था और डेक नाले के किनारे आबाद इस मोहतम बस्ती का सरदार था।
बस्ती के ज्यादातर लोग सरकंडों और बांस से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते थे। इसके अलावा उन लोगों में शिकार को भी पेशी की हैसियत हासिल थी। दराज मोहतम और आरिफ कंबुआ में याराना था। आरिफ कंबुआ ने होशियारी का सबूत दिया था और मेले में होने वाली लड़ाई के बाद शानी और रुस्तम को अपने गांव में ले जाने की बजाय दराज के पास इस मोहतम बस्ती में ले आया था। आरिफ कंबुआ ने शानी और रुस्तम को बताया कि मेले में होने वाली लड़ाई में 3 बंदे जान से मारे गए हैं। उनमें 2 नारपुरमी और 1 कंबुआ है। करीबन 30 अफराद को गोलियों और कुल्हाड़ियों के जख्म आए थे और उन्हें गुजरावाला और वजीराबाद के हॉस्पिटलों की तरफ रवाना कर दिया गया था। आरिफ कंबुआ की ज़बानी शानी को यह मालूम हुआ कि ताऊ का भतीजा चौधरी कादरा शदीद जख्मी है। आरिफ कंबुआ बड़े हिजानी लहजे में बोलता था। वो शलवार कमीज पहनता था और कंबुआ बिरादरी के दूसरे मुकामियों के बरक्स कुछ पढ़ा लिखा भी नजर आता था। उसके कुर्ते के नीचे हर वक्त पिस्तौल की मौजूदगी साबित होती थी। दूसरी तरफ दराज बोतम सरतापा बस्ती का सरदार दिखाई देता था। वो दरमियाने कद का मगर नहायत मजबूत जिस्म का मालिक था। उसे देखकर ही कहा जा सकता था कि लोहे की तरह ठोस और जंगली सांड की तरह ताकतवर है। वो जब दिन के वक्त शानी और रुस्तम के पास आया तो उसके कंधे पर एक खौफनाक कलाशनकोफ लटक रही थी और कमर के गिर्द गोलियों की बेल्ट थी। मरने और मार देने वाला शख्स दिखाई देता था। उसने रुस्तम को मुखातिब करते हुए बड़े जज्बे से कहा, हम मोहतम होते हैं, यारों के यार सर कटा देते हैं। कसम पैदा करने वाले की, हमारे होते हुए कोई तुम दोनों की तरफ बैरी नजर से नहीं देख सकता। आरिफ कंबुआ बोला, इलाके में बड़ी टेंशन है। नारपुर के बिल्ली मार चौधरी जनानियों की तरह चूड़ियां डालकर बैठ गए हैं और पुलिस को आगे कर दिया है। पुलिस ने हमारे 3 देहातों से 60 के करीब बंदे पकड़े हैं। उन्हें मारा पीटा गया है, डराया धमकाया जा रहा है। हम भी सब कुछ अपने सीने पर लिख रहे हैं, एक एक ज्यादती का बदला लेंगे। शानी ने कहा, आप लोग हमारी खातिर बहुत तकलीफ उठा रहे हैं, ये बहुत बड़ा एहसान है आपका, लेकिन क्या ये जगह महफूज है? मेरा मतलब है अगर नारपुर वाले इस तरफ आ गए तो। दराज ने सीना फैलाया और अपनी कलाशनकोफ पर हाथ मारते हुए बोला, बीबी 1 सेकंड में 10 गोलियां निकालती है। 1 फरलांग तक 2 शहद सामने आती है, उसको फड़का कर रख देती है। समझो कि आंख झपकने की देर में 10 बंदों में मोरी कर सकती है। अगर बिल्ली मारो ने इधर आने की बहादुरी की तो कसम से लाशों का ढेर लगा देंगे। मोहतमों का बच्चा बच्चा तुम दोनों पर जिंदड़ी वार देगा। हम जबान देकर पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन भाई हम अपने लिए किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहते, शानी ने कहा। फिर वो आरिफ कंबुआ से मुखातिब होकर बोली, अगर किसी तरह तुम हम दोनों को किसी करीबी कस्बे तक पहुंचा दो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हम पक्की सड़क के रास्ते इस इलाके से निकल जाएंगे और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर किसी तरह रुस्तम के दोस्तों से राब्ता करा दो। मेरे पास 2 फोन नंबर मौजूद हैं। आरिफ कंबुआ ने नफी में सारी लाया, बीबी आप गलत सोच रही हो। यहाँ से नजदीक तरीन पक्की सड़क भी 35 मील के फासले पर है। बाकी रही टेलीफोन की बात तो उसकी कोशिश की जा सकती है, मगर जिस किस्म के हालात हैं बेहतर यही है कि अभी किसी बाहर के बंदे को यहाँ बुलाकर उसकी जान को खतरे में ना डाला जाए। पुलिस और बिल्ली मारों के बंदे चप्पे चप्पे पर तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। खासतौर से पुलिस वाले बहुत शेर हो रहे हैं। अस्पताल में उनका एक बंदा बहुत देर तक बीमार रहने के बाद 15-20 दिन पहले मरा है। उस बंदे का कत्ल रुस्तम पर डाल रहे हैं। दराज ने सीना फुलाकर शानी को मुखातिब किया, और निकड़ी तू खून शून की बातें छोड़। हमने फैसला किया है कि तुम दोनों का असल मसला ही हल कर देंगे, एकदम खल्लास, सब कुछ साफ। हम अगले 2 दिन के अंदर अंदर तुम दोनों की शादी कर देंगे। तुम दोनों कलमे पढ़कर एक हो जाओ, फिर देखेंगे कि तुमको कौन माई का लाल एक दूजे से दूर करता है। शानी हर से दराज की तरफ देखती चली गई। कितनी आसानी से कितनी बड़ी बात कर दी थी उसने। रुस्तम भी सुर्ख आंखों से दराज को देखने लगा। उसके बातें और गले की रगें फूल गई। दराज ने मूंछों को ताव देकर कहा, रुस्तम तुम बहादुर प्यो के बहादुर पुत्र हो और बहादुरों की कदर करना मोहतमों के खून में शामिल है। मैं देखूंगा तुम दोनों के एक होने से कौन रोक सकता है, मैं देखूंगा। उसके साथ ही वो आरिफ कंबुआ को अपने साथ लेकर ताकतवर सांड की तरह झूमता हुआ बाहर निकल गया। रात को अजीब वाकया हुआ। रुस्तम नीम जान चटाई पर लेटा था। शानी चारपाई पर नीम दराज थी। शानी के बहुत इसरार के बावजूद रुस्तम ने दूसरी चारपाई पर लेटना पसंद नहीं किया था। शानी का ज़हन हज़ार सोचों की अमाजगाह बना हुआ था। सोचों की सिलगार में गाए बगाए दराज का वो अजीबो गरीब फिक्रा भी उबर कर गूंजता था और शानी को शर्मिंदगी के समंदर में डबो देता था। दराज ने पता नहीं क्यों ऐसी बात की थी। उसने कहा था कि वो शानी रुस्तम को एक कर देगा। कितनी बड़ी, कितनी मुहिब बात कितनी आसानी से कह डाली थी उसने। सोचते सोचते शानी की आंख लग गई। इसकी आंख शोर से खुली। इसने जल्दी से चटाई की तरफ देखा। रुस्तम मौजूद नहीं था, बस खाली गदीला था और फूलदार तकिया था। अचानक इसे अंदाजा हुआ कि इस नीम पुख्ता मकान से बाहर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। पहला ख्याल शानी के ज़हन में यही आया कि नारपुरी चौधरी या पुलिस के लोग मौके पर पहुंच गए हैं। इसने ओढ़नी लेकर चप्पल पहनी और खिड़की से बाहर देखा। मशलों लाठियों की रोशनी में इसे अजीब मंजिल नजर आया। रुस्तम के हाथ में वही कलाशनकोफ थी जो कल शानी ने दराज के कंधे पर देखी थी। 2-3 मोहतम रुस्तम से चिमटे हुए थे और उसे रोकने की दीवानावार कोशिश में थे।
शानी के देखते ही देखते रुस्तम ने दो अफराद को कलाशनकोव के कंधे से कारी जरबें लगाई और खुद को छुड़ाकर लंगड़ाता बस्ती की मुखालिफ समत में भागा। 2 दिन ही में इसके नईफ और जख्मी जिस्म में इतनी ताकत ना जाने कहां से आ गई थी। शानी ने देखा कि एक शख्स रुस्तम के पीछे लपक रहा है। यह बस्ती का सरदार दराज था। उसने चंद कदम भागने के बाद रुस्तम को अकब से दबोच लिया। दोनों ऊपर नीचे कच्ची जमीन पर गिरे। दराज रुस्तम को सिर्फ रोकना चाहता था। रुस्तम भी खुद को दराज से सिर्फ छुड़ाना चाहता था, लेकिन चंद सेकंड ही में यह जिद्दोजहद बाकायदा लड़ाई में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे को कारी जरबें लगाई। या बाकी लोग मुदाफियत नहीं कर रहे थे। शायद उन्हें यकीन था कि इनका नहाए जोरावर और फुर्तीला सरदार जख्मी रुस्तम पर काबू पा लेगा, मगर अमली तौर पर ऐसा नहीं हुआ। बेशक दराज सांड की तरह ताकतवर, चीते की तरह फुर्तीला था, मगर उसके मुकाबिल कोई आम शख्स नहीं था। रुस्तम सियाल था। लड़ाई भिड़ाई में जिसकी सलाहियत यकता थी, जिसके बारे में लाहौर के एक पुलिस ऑफिसर ने कहा था, ये शख्स अपने मद्दे मुकाबिल को कत्ल करने की खुदादाद सलाहियत रखता है। जख्मी होने के बावजूद चंद ही सेकंड में रुस्तम ने दराज बोतम को लिताड़ कर रख दिया। दोनों कीचड़ से भरे हुए एक जोड़ में लड़ रहे थे और लथपथ हो रहे थे। रुस्तम के सर की एक खौफनाक टक्कर दराज के चेहरे पर लगी और वो डकराता हुआ पुश्त के बल जोहड़ में गिरा। रुस्तम कलाशनकोव लहराता किनारे की तरफ बढ़ा। तामीशी दौरान में दराज के दोस्त आरफ कंबवा ने जुरात का मुजाहरा करते हुए अकब से रुस्तम को दबोच लिया। इर्द गिर्द खड़े अफराद ने भी इस मौके से फायदा उठाया और रुस्तम को रोकने के लिए उससे चिमट गए। रुस्तम के जिस्म में जैसे कोई जिन्नाती कुव्वत थी। वो दर्जन भर अफराद की गिरफ्त से निकलने की दीवानावार कोशिश में था। लगता था कि शायद निकल भी जाए। गनीमत यही था कि उसने अभी तक फायर नहीं किया था। जो ही शानी का सख्ता टूटा, वो दौड़ती हुई बाहर निकली और मशल बरदारों के दरमियान से रास्ता बनाती रुस्तम के सामने आ गई। वो गजब के आलम में सीने की पूरी कुव्वत से चीख रहा था, मगर आवाज चंद फुट से ज्यादा दूर नहीं जा रही थी। जो अल्फाज शानी की समझ में आ सके वो ये थे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। उसके बदन में नाकाबिले मुजाहमत तूफान की हलचल थी, लेकिन जब शानी ने उसके सीने पर दोनों हाथ रखे तो ये तूफान जैसे एकाएकी अपने किनारों में सिमटने लगा। शानी ने उसके दोनों कंधे थाम लिए। नहीं रुस्तम, नहीं रुस्तम, तुम कहीं नहीं जाओगे, उसने एक बार कहा। रुस्तम की आज़ा की तशन्नुजी कैफियत धीरे धीरे मदम पड़ने लगी।